नमस्ते एंड वेलकम। मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम मल्टीकल्चरलिज्म के चौथे पार्ट के ऊपर चर्चा करेंगे और इस व्याख्यान के अंतर्गत हम मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़े हुए विद्वानों और उनकी अवधारणाओं और मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत उनके योगदान पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के 3 व्याख्यानों के अंतर्गत हमने मल्टीकल्चरलिज्म के अर्थ, उसकी उत्पत्ति और विकास और मल्टीकल्चरलिज्म की जो कोर थीम है, अल्पसंख्यक अधिकार, मान्यता की राजनीति, संस्कृति, पहचान तथा विविधता के ऊपर बल, इनकी हमने पहले पार्ट के अंतर्गत चर्चा की। दूसरे पार्ट के अंतर्गत हमने मल्टीकल्चरलिज्म के प्रकारों को समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत हमने उदार बहुसंस्कृतिवाद, बहुलवादी बहुसंस्कृतिवाद और कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए इन 3 प्रकारों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की थी। और तीसरे पार्ट के अंतर्गत हमने बहुसंस्कृतिवाद की वैचारिक आलोचनाओं को देखने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत उदारवादी, नारीवादी और रूढ़िवादी आलोचनाओं को समझने का प्रयास किया कि ये विचारधाराएं मल्टीकल्चरलिज्म के प्रति किस प्रकार का रिएक्शन करती है। आज के इस चौथे पार्ट के अंतर्गत हम मल्टीकल्चरलिज्म से संबंधित जितने भी विद्वान हैं और उनका जो मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत योगदान है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो मैंने ये प्रयास किया है कि चूंकि मल्टीकल्चरलिज्म एक कंटेम्परेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या थ्योरी है, यह अगर देखा जाए तो जटिल और विवादित अवधारणा भी है, तो इसको मैंने विस्तृत रूप से समझाने का प्रयास किया है। प्रमुख बहुसंस्कृतिवादी विद्वान, जिसके अंतर्गत पहला विद्वान है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है, विल किमलिका। विल किमलिका एक कनाडाई राजनीतिक दार्शनिक है और यह लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अग्रणी सिद्धांतकारों के रूप में जाना जाता है। लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत विल किमलिका का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप, यानी बहुसांस्कृतिक नागरिकता, ए लिबरल थ्योरी ऑफ माइनॉरिटी राइट। यह पुस्तक 1995 के अंतर्गत प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के अंतर्गत विल किमलिका ने समूह विभेदीकृत अधिकार, ग्रुप डिफरेंशिएट राइट्स की बात की, जो कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत के अंतर्गत यानी लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म और अल्पसंख्यक अधिकारों के माध्यम से विल किमलिका ने यह समझाने का प्रयास किया कि अल्पसंख्यक संस्कृतियों के कुछ सामूहिक या सामुदायिक अधिकार है जो कि उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ही अनुरूप है। यानी अगर अल्पसंख्यक संस्कृतियों से जुड़े हुए लोगों को कुछ सामूहिक अधिकार दिए जाएं, समूह विभेदीकृत अधिकार अगर दिए जाएं, तो वे उदार लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप ही होंगे, उसके खिलाफ नहीं होंगे। लेकिन विल किमलिका जब अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है तो यह भी स्वीकार करता है कि सभी अल्पसंख्यक समूहों पर एक जैसा ही फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। विशेष रूप से जो इमिग्रेंट्स अल्पसंख्यक है, जो प्रवासी अल्पसंख्यक है, उनकी आवश्यकताएं और आकांक्षाएं हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों और स्वदेशी लोगों से अलग प्रकार की है, क्योंकि जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और स्वदेशी जो लोग हैं उनकी वहां एक राष्ट्रीय राज्य के अंतर्गत हमेशा से ही सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान रही है, जबकि जो इमिग्रेंट्स लोग हैं वो या तो शरणार्थी के रूप में आए हैं या फिर आर्थिक वजह से आए हैं। शरणार्थी के रूप में आने का जो वजह है वो सिविल वॉर हो सकता है। तो विल किमलिका यह स्वीकार करता है जब वो अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है कि सभी अल्पसंख्यकों के लिए एक जैसा फॉर्मूला लागू नहीं किया जा सकता। जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक है, स्वदेशी अल्पसंख्यक है, जो हमेशा से ही उस राष्ट्र राज्य की सीमाओं के अंतर्गत रह रहे हैं, और जो इमिग्रेंट्स जो अल्पसंख्यक है, इन दोनों के लिए अलग अलग प्रकार के अधिकारों की विल किमलिका बात करता है।
विल किमलिका ये कहता है कि सांस्कृतिक पहचान और अल्पसंख्यक अधिकार है ये व्यक्तिगत स्वायत्तता और स्वतंत्रता के साथ निकटता से ही जुड़े हुए हैं। यानी जब अल्पसंख्यक अधिकारों को विल किमलिका मान्यता देने की बात करता है तब वो लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल की भी बात करता है कि ये जो माइनॉरिटी राइट है ये लिबरल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के ही अनुरूप है। तो विल किमलिका 3 प्रकार के अल्पसंख्यक या समूह विभेदीकृत अधिकारों की बात करता है, जिसके अंतर्गत वो सेल्फ गवर्नमेंट राइट, स्वशासन का अधिकार, पॉलीएथनिक राइट, बहुजातीय अधिकार और प्रतिनिधित्व का अधिकार, रिप्रेजेंटेशन राइट, इन 3 प्रकार के अल्पसंख्यक अधिकारों की बात करता है। जब वो सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स की बात करता है तब वो कहता है कि इस तरह का अधिकार है वो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक और जो स्वदेशी अल्पसंख्यक है जो हमेशा से ही उस राष्ट्र राज्य की सीमा के अंतर्गत रह रहे हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को यानी राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों को और स्वदेशी लोगों को सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स है वो हासिल होना चाहिए। जबकि जब पॉलीएथनिक राइट्स की वो बात करता है तो ये कहता है कि इस तरह का अधिकार है वो इमिग्रेंट्स पीपुल्स को दिया जा सकता है, एथनिक पीपुल्स को दिया जा सकता है जो कि उस राष्ट्र राज्य के अंतर्गत इमिग्रेंट्स के रूप में आए हैं, शरणार्थी के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार के लोगों को वो विल किमलिका पॉलीएथनिक राइट्स देने की बात करता है। और पॉलीएथनिक राइट्स के अंतर्गत जब वो बात करता है तो ये कहता है कि इमिग्रेंट्स को कुछ प्रकार के विशेष प्रकार के कानूनों से छूट दी जा सकती है, जैसे कि मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनने की छूट दी जा सकती है, सिखों को वो पगड़ी धारण करने की छूट दी जा सकती है, जब वो मोटरसाइकिल चलाए तब वो उनको हेलमेट पहनने से मुक्ति दी जा सकती है। तो इस तरह का पॉलीएथनिक राइट्स है वो इमिग्रेंट्स पीपुल्स को देने की विल किमलिका बात करता है। तीसरे तरह का जब वो अल्पसंख्यक अधिकार की बात करता है तो वो है प्रतिनिधित्व का अधिकार। प्रतिनिधित्व के अधिकार के अंतर्गत वो कहता है कि जिनका शासन व्यवस्था के अंतर्गत जिन समूहों की पर्याप्त भागीदारी नहीं है उन समूहों को शासन व्यवस्था के अंतर्गत विशिष्ट प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। अगला बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है भिखु पारेख। भिखु पारेख एक भारतीय राजनीतिक सिद्धांतकार है और ये बहुलवादी दृष्टिकोण के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का प्रभावशाली बचाव करने का प्रयास करता है। यानी भिखु पारेख है ये ऐसा बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है जो कि सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है। और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करते समय भिखु पारेख जिस दृष्टिकोण को अपनाता है वह दृष्टिकोण है बहुलवादी दृष्टिकोण। बहुलवादी दृष्टिकोण क्या है? बहुलवादी दृष्टिकोण विविधता का समर्थन करता है। यह एकीकरण के बजाय विकेंद्रीकरण का समर्थन करता है। और भिखु पारेख जब मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है तब वो कहता है कि एक ही राष्ट्र राज्य के अंतर्गत डिफरेंट कल्चर है, उसका अस्तित्व है और इन डिफरेंट कल्चर के डिफरेंट मोरल्स है, यानी इनके प्रत्येक जो संस्कृति है उसके अलग अलग नैतिक मानदंड और विश्वास है। तो इस तरह के विश्वासों और मानदंडों को भिखु पारेख स्वीकार करता है और अपनी पुस्तक जो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरलिज्म लिखी, ये पुस्तक 2005 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के अंतर्गत भिखु पारेख जो सार्वभौमिक उदारवाद का सिद्धांत है उसको खारिज कर देता है। सार्वभौमिक उदारवाद का सिद्धांत है वो डिफरेंस ब्लाइंड अप्रोच है, यानी विभेद को दरकिनार करता है, विभेद को अनदेखा करता है। विभेद के ऊपर जो सार्वभौमिक उदारवाद है वो कोई जोर नहीं देता, सभी के लिए एक जैसी स्वतंत्रता और समानता की बात करता है। जबकि भिखु पारेख सार्वभौमिक उदारवाद का खंडन करते हुए बहुलवादी दृष्टिकोण को अपनाता है और ये कहता है कि मूल्यों की बहुलता को अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सार्वभौमिक जो उदारवाद का सिद्धांत है, जो उदारवाद है वो जो बहुसंस्कृतिवाद के साथ में जुड़ा हुआ है वो सहिष्णुता की बात करता है और कल्चर को एक साधन के रूप में देखता है कि लोग है वो अपनी संस्कृति के माध्यम से अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता और बौद्धिक विकास को प्राप्त
कर सकते हैं। यानी उदारवादी जो दृष्टिकोण है, जो कि सार्वभौमिक उदारवाद है, वो ये मानता है कि संस्कृति एक साधन की तरह है, जबकि भिखु पारिक ये कहता है कि जो उचित और नैतिक है वो संस्कृति के अंतर्गत ही अंतर्निहित है। संस्कृति इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि संस्कृति एक साधन के रूप में, बल्कि संस्कृति अपने आप में ही महत्वपूर्ण है और लोग या समूह अपनी संस्कृति के माध्यम से ही उचित और नैतिकता का निर्धारण कर सकते हैं, क्योंकि संस्कृति के माध्यम से ही लोग अपने जीवन और उनके चारों ओर की दुनिया को समझने में सहायता मिलती है लोगों को। यानी संस्कृति के माध्यम से ही वो अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। तो इस तरीके से भिखु पारिक बहुलवादी दृष्टिकोण के माध्यम से सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करता है और सार्वभौमिक उदारवाद के दृष्टिकोण को खंडित करने का प्रयास करता है। तो इस तरह का भिखु पारिक का जो दृष्टिकोण है वो संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद पर आधारित है। भिखु पारिक ये मानता है कि एक राष्ट्र राज्य के अंतर्गत डिफरेंट कल्चर है और डिफरेंट कल्चर के अंतर्गत डिफरेंट कल्चर के लिए डिफरेंट मोरल एंड इथिक्स होती है। यानी लिबरल एंड नॉन लिबरल कई प्रकार की संस्कृतियां हो सकती है और ये सभी संस्कृतियां एक साथ अस्तित्व के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से रह सकती है। आवश्यकता इस बात की है कि इन डिफरेंट कल्चर के मध्य डायलॉग हो, नेगोशिएशन हो, ताकि एक कल्चर दूसरे कल्चर के मूल्यों और मानदंडों को समझ सके और इस तरीके से कल्चरल जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कम किया जा सकता है या समाप्त किया जा सकता है। तो भिखु पारिक का जो बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है वो बहुलवादी दृष्टिकोण है या संवाद आधारित बहुसंस्कृतिवाद की भिखु पारिक बात करता है। अगला बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है चार्ल्स टेलर। चार्ल्स टेलर एक कनाडाई एकेडमिक और राजनीतिक दार्शनिक है और चार्ल्स टेलर का जो बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत मुख्य योगदान है वो है पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन, यानी मान्यता की राजनीति। मान्यता की राजनीति के रूप में चार्ल्स टेलर बहुसंस्कृतिवाद के सिद्धांत को निर्मित करने का प्रयास करता है और इसके लिए चार्ल्स टेलर जो कम्युनिटेरियन थॉट है, जो समुदायवादी सोच है, उसके ऊपर बल देता है। चार्ल्स टेलर ये मानता है कि अल्पसंख्यकों को केवल अधिकार देने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनकी जो कल्चर है उनको इक्वल मान्यता देने की आवश्यकता है, उनको इक्वल रेस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। तो चार्ल्स टेलर बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन यानी मान्यता की राजनीति के रूप में ये बात करता है कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समूह की जो संस्कृति है, उसके जो मूल्य और मानदंड और विश्वास है, उनको मान्यता देने की आवश्यकता है, दूसरे समूहों के द्वारा उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। तो चार्ल्स टेलर है वो मान्यता की राजनीति की बात करता है और मान्यता की राजनीति की बात करते समय वो नैतिक सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है उसको खारिज करता है। नैतिक सापेक्षवाद का सिद्धांत क्या है? नैतिक सापेक्षवाद का जो सिद्धांत है वो ये मानता है कि मूल्य है वो हमेशा सापेक्ष होते हैं। मूल्य एक समुदाय के जो नैतिक मानदंड और मूल्य है वो हमेशा दूसरे समाज के मूल्य और नैतिकता के सापेक्ष होते हैं। यानी नैतिक सापेक्षवाद है वो एक मूल्य की दूसरे मूल्य के साथ में तुलना करने की कोशिश करता है और ये प्रयास करता है कि कौन से मूल्य सर्वश्रेष्ठ मूल्य। तो इस तरह की जो अवधारणा है नैतिक सापेक्षवाद की, उसका चार्ल्स टेलर खंडन करता है और मान्यता की राजनीति के माध्यम से यह समझाने का प्रयास करता है कि अल्पसंख्यक समुदायों के जो मूल्य, मानदंड और नैतिकता है उनको रिकॉग्निशन देने की आवश्यकता है, इक्वल रेस्पेक्ट देने की आवश्यकता है। जैसी मान्यता बहुसंख्यक लोगों के मानदंडों की और नैतिक मूल्यों की है, उसी तरह की मान्यता है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी मिलनी चाहिए। तो चार्ल्स टेलर की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है मल्टीकल्चरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन। ये पुस्तक 1992 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। तो चार्ल्स टेलर बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वान है। अगला जो विद्वान है बहुसंस्कृतिवादी वो है जेम्स टुल्ली। यह भी एक कनाडाई राजनीतिक सिद्धांतकार है और यह राजनीतिक समाज के बहुलवादी रूप का ही समर्थन करता है। जेम्स टुल्ली ये कहता है
कि राजनीतिक जो समाज है वो अगर बहुलवादी होगा तो वो स्वदेशी लोगों की जो जरूरतें हैं, उनके जो हित है, उनको समायोजित कर सकता है। यानी बहुलवादी राजनीतिक समाज के अंतर्गत ही स्वदेशी लोगों की जरूरतों और हितों को समायोजित किया जा सकता है। इसके लिए जेम्स टुली का जो दृष्टिकोण है बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ, वो है संवैधानिकवाद, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। यानी यह संविधानवाद और बहुसंस्कृतिवाद, इन दोनों के मिश्रण के माध्यम से एक नया बहुसंस्कृतिवादी दृष्टिकोण विकसित करता है, जिसे बहुसांस्कृतिक संविधानवाद के नाम से जाना जाता है। जेम्स टुली दो प्रकार के संविधानवाद के मध्य अंतर करता है, एक आधुनिक संविधानवाद और दूसरा प्राचीन संविधानवाद। जेम्स टुली यह कहता है कि जो आधुनिक संविधानवाद है उसके अंतर्गत संप्रभुता पर बल दिया जाता है, एकीकरण या एक रूपता पर बल दिया जाता है। यह जो दृष्टिकोण है आधुनिक संविधानवाद का, यह साम्राज्यवाद के एक रूप के रूप में ही है। इसके अंतर्गत सेल्फ गवर्नमेंट की कोई बात नहीं की जाती, भूमि विनियोग के स्वदेशी तरीकों की कोई बात नहीं की जाती। यानी सेल्फ गवर्नमेंट और भूमि विनियोग के जो स्वदेशी तरीके हैं उसको आधुनिक संविधानवाद है वो खारिज करता है, ऐसा जेम्स टुली का मानना है। जबकि जो प्राचीन संवैधानिकवाद है उसके अंतर्गत विविधता और बहुलवाद का समर्थन किया जाता है। प्राचीन संविधानवाद के अंतर्गत डाइवर्सिटी और बहुलवाद, इन दोनों का ही सम्मान किया जाता है। इसलिए जेम्स टुली आधुनिक संविधानवाद को खंडन करते हुए प्राचीन संविधानवाद को अपनाने की वकालत करता है, जो कि विविधता पर जोर देता है, बहुलवाद का सम्मान करता है और पारंपरिक जो मूल्य है, पारंपरिक जो प्रथाएं हैं, जो नैतिक मानदंड है, उसको वैधता के रूप में स्वीकार करने की अनुमति देता है। तो जेम्स टुली ऐसे बहुलवादी राजनीतिक समाज का समर्थन करता है जिसके अंतर्गत स्वदेशी लोगों की जो जरूरतें हैं, जैसे भूमि विनियोग है, सेल्फ गवर्नमेंट है, डाइवर्सिटी है, बहुलता है, तो इस तरह की जो मान्यता है वो किसके अंतर्गत देखी जा सकती है? जेम्स टुली के अनुसार ये प्राचीन संवैधानिकता के अंतर्गत ही देखी जा सकती है। तो जेम्स टुली का जो दृष्टिकोण है वो बहुसांस्कृतिक संविधानवाद पर ही आधारित है। नेक्स्ट बहुल संस्कृतिवादी विद्वान है जेरेमी वाल्ड्रॉन। जेरेमी वाल्ड्रॉन यह न्यूजीलैंड का एक कानूनी और राजनीतिक सिद्धांतकार है और जेरेमी वाल्ड्रॉन ने बहुसंस्कृतिवाद को कॉस्मोपॉलिटनिज्म की जो अवधारणा है उसके साथ मिश्रित करने का प्रयास किया और बहुसंस्कृतिवाद का एक नया सिद्धांत दिया, कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवाद। इस प्रकार के कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत जो संस्कृतियां हैं उन संस्कृतियों के मिश्रण के ऊपर बल दिया जाता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर, वैश्विक स्तर के ऊपर संस्कृतियों की जो विभिन्न मूल्य है, जो मानदंड है, विश्वास है, उनका मिश्रण किया जा सकता है। एक ग्लोबल हाइब्रिड कल्चर डेवलप की जा सकती है और इस तरीके से हम ग्लोबल गवर्नमेंट और ग्लोबल सिटीजनशिप की ओर बढ़ सकते हैं। तो जेरेमी वाल्ड्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉस्मोपॉलिटनिज्म बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा से जुड़ा हुआ है, जिसके अंतर्गत संस्कृतियों के मिश्रण के ऊपर बल दिया जाता है ग्लोबल लेवल के ऊपर। जेरेमी वाल्ड्रॉन उदारवाद की भी आलोचना करता है और समुदायवाद की भी आलोचना करता है। जेरेमी वाल्ड्रॉन ये मानता है कि उदारवाद के अंतर्गत तो व्यक्ति की स्वायत्त जीवन जीने की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर बल दिया जाता है, जैसे कि व्यक्ति समुदाय से कट जाता है, समूह से कट जाता है। जबकि समुदायवाद की कमी यह है कि समुदायवाद के अंतर्गत एक सिंगल ऑथेंटिक कल्चर के ऊपर ही बल दिया जाता है, मिक्स कल्चर के ऊपर कोई बल नहीं दिया जाता। तो इसके अंतर्गत व्यक्ति है वो अपने समूह के भीतर ही सीमित रह जाता है, दूसरे समूह की जो मान्यताएं हैं उससे वो कुछ सीख नहीं पाता। तो जेरेमी वाल्ड्रॉन इस तरीके से उदारवाद की भी आलोचना करता है और समुदायवाद की भी आलोचना करते हुए वह कॉस्मोपॉलिटनिज्म के ऊपर जोर देता है, जिसके अंतर्गत मिक्स कल्चर की बात की जाती है, हाइब्रिड कल्चर की बात की जाती है।
अगला जो बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है वह है मैरियम आयरिश यंग। मैरियम आयरिश यंग यह एक अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है और ये बहुसंस्कृतिवाद के साथ साथ नारीवादी दृष्टिकोण से ही जुड़ी हुई विद्वान है। इसका जो प्रमुख दृष्टिकोण है वह है विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा, डिफरेंशिएट सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट है। डिफरेंशिएट सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो उदारवादी नागरिकता है, जो उदारवादी सार्वभौमिक नागरिकता है, उसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों और हाशिए पर स्थित लोग हैं। हाशिए पर स्थित लोगों का मतलब है कि न्यूनतम स्थिति के अंतर्गत रहने वाले लोग जो कि सामाजिक रूप से पिछड़े हुए, उन लोगों के अधिकारों को उदारवादी सार्वभौमिक नागरिकता की अवधारणा के अंतर्गत समायोजित नहीं किया जा सकता है। तो विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के माध्यम से मैरियम आयरिश यंग उदारवादी सार्वभौमिक नागरिकता को चुनौती देती है। चुनौती देने का कारण क्या है? कारण यह है कि हाशिए पर जो स्थित लोग हैं, जो मार्जिनलाइज क्लास है, उसका जो अधिकार है, उसके जो राइट्स है, उनका इसके अंतर्गत समायोजन नहीं किया जा सकता। जिस तरह की समानता की बात उदारवादी सार्वभौमिक नागरिकता के अंतर्गत की जाती है, वो एक खोखली समानता है, पूर्ण समानता नहीं है, वास्तविक समानता नहीं है। तो विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के माध्यम से मैरियम आयरिश यंग इस बात पर जोर देती है कि हाशिए पर स्थित लोगों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए कुछ अलग अधिकारों की मांग पर आधारित नागरिकता होनी चाहिए। यानी नागरिकता देते समय व्यक्ति की जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है उसको ध्यान के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। विशेषकर जो मार्जिनलाइज क्लास है, उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए जब नागरिकता दी जाए, जब लोगों को अधिकार दिए जाए, तो इस प्रकार के लोगों को विशिष्ट अधिकार प्राप्त होने चाहिए। और इन विशिष्ट अधिकारों पर आधारित नागरिकता को मैरियम आयरिश यंग है वो विभेदीकृत नागरिकता कहती है, जबकि विल किमलिका इसी कोई बहुसांस्कृतिक नागरिकता के नाम से जानता है। ये हाशिए पर स्थित लोग कौन हैं? तो हाशिए पर स्थित लोगों के अंतर्गत गे, लेस्बियन, इस तरह के होमोसेक्सुअल, अश्वेत लोग हैं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक लोग हैं, महिलाएं हैं। तो ये जो लोग हैं ये मार्जिनलाइज क्लास है और जब नागरिकता दी जाए तो इन लोगों के विशिष्ट अधिकारों की बात नागरिकता के अंतर्गत होनी चाहिए। और इस तरह की नागरिकता की जो अवधारणा है वो विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा के नाम से जानी जाती है। तो विभेदीकृत नागरिकता की अवधारणा किसकी अवधारणा है? यह मैरियम आयरिश यंग की अवधारणा है। और मैरियम आयरिश यंग की जो प्रमुख पुस्तक है वो है जस्टिस एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, न्याय और विभेद की राजनीति। विभेद की राजनीति के अंतर्गत ही मैरियम आयरिश यंग है वो हाशिए पर स्थित लोगों की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट अधिकारों को देने की बात करती है, विशिष्ट नागरिकता देने की बात करती है। अगला जो बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है वो है चंद्रन कुकुथास। चंद्रन कुकुथास ये एक मलेशिया के अंतर्गत पैदा हुआ ऑस्ट्रेलिया का पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है। कुकुटास है ये, इसका जो मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़ा हुआ अप्रोच है वो है लिबर्टेरियन मल्टीकल्चरलिज्म, यानी स्वेच्छातंत्रवादी बहुसंस्कृतिवाद, जिसको नव उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद भी कहा जा सकता है, क्योंकि स्वेच्छातंत्रवाद को नव उदारवाद के साथ भी जोड़ करके देखा जाता है। चंद्रन कुकुथास है ये कहता है कि राज्य कैसा हो, स्टेट कैसा हो, मिनिमल स्टेट हो, न्यूनतम राज्य हो। तो कुकुथास ये लिखता है कि राजनीतिक उदारवाद के एक मौलिक रूप से न्यूनतम राज्य का ये समर्थन करता है, जहां सत्ता के कई रूप है और इस तरह के सत्ता के कई रूप है, उनमें से प्रत्येक सत्ता का जो रूप है वो अपने आप में वैलिड है, लेजिटिमेट है, वैध है, उसमें से अवैध कोई नहीं है। तो यह सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात करता है कि सिद्धांत के माध्यम से, लिबर्टेरियन थ्योरी के माध्यम से यह एक न्यूनतम राज्य का समर्थन करता है, कई प्रकार के सत्ता के केंद्रों की बात करता है और इस प्रकार के जो सत्ता के केंद्र होंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म के अंतर्गत
प्रत्येक सत्ता का केंद्र है वो वेद के अंदर होगा। इसकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं उन पुस्तकों के अंतर्गत द लिबरल आर्कीपेलागो ए थ्योरी ऑफ डाइवर्सिटी एंड फ्रीडम 2003 में प्रकाशित हुई, हैक एंड मॉडर्न लिबरलिज्म, रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड इट्स क्रिटिक्स, ये 1990 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। तो सी कुकुथास यानी चंद्रन कुकुथास का जो दृष्टिकोण है बहुसंस्कृतिवाद से संबंधित, वो न उदारवाद पर आधारित है, स्वेच्छातंत्रवाद पर आधारित है। इसलिए इसके दृष्टिकोण को स्वेच्छातंत्रवादी बहुसंस्कृतिवाद या न उदारवादी बहुसंस्कृतिवाद के रूप में ही जाना जाता है। अगला जो बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है वो है तारिक मुदूद। ये ब्रिटेन का एक समाजशास्त्री है और इसने ब्रिटेन के अंतर्गत जो अल्पसंख्यक जातीय समूह रहते हैं उनके अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा है। तारिक मुदूद का ये मानना है कि ये जो अल्पसंख्यक जातीय समूह हैं इनके ऊपर एकीकरण के नाम पर किसी भी प्रकार की विचारधारा को थोपना नहीं चाहिए राज्य के द्वारा या समाज के द्वारा, जबकि इस प्रकार के अल्पसंख्यक जातीय समूहों को यह स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो किस तरीके दृष्टिकोण को अपनाने का प्रयास करते हैं। तो तारिक मुदूद है, ये ब्रिटेन के अंतर्गत अल्पसंख्यक जातीय समूहों के अधिकारों की बात रखने वाले एक प्रमुख बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है। अगला जो बहुसंस्कृतिवादी विद्वान है वो है यल तामीर। यल तामीर यह एक इजराइल का राजनीतिक दार्शनिक है और इसकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है लिबरल नेशनलिज्म, ये 1993 के अंतर्गत प्रकाशित हुई। यल तामीर का एक प्रमुख आर्टिकल भी है बहुसंस्कृतिवाद से जुड़ा हुआ, टू कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म, यानी बहुसंस्कृतिवाद के दो अवधारणाएं, जिसके अंतर्गत वो थिन मल्टीकल्चरलिज्म और थिक मल्टीकल्चरलिज्म की बात करता है। थिन मल्टीकल्चरलिज्म क्या है? थिन मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत अगर हम देखें तो यह ऐसे राष्ट्र राज्यों या समाजों के अंतर्गत पाया जाता है जहां सांस्कृतिक विविधता तो देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की सांस्कृतिक जो विविधता है वो उदारवादी जो मूल्य और विश्वास है, मानदंड है, उनके प्रति अपनी प्रतिबद्धता है वो व्यक्त करती है। यानी ये अंतिम रूप से लिबरल वैल्यू से जुड़े हुए होते हैं सांस्कृतिक समूह। तो यह ऐसे देशों के अंतर्गत थिन मल्टीकल्चरलिज्म को हम देख सकते हैं जहां पर शैलो डाइवर्सिटी है, यानी सतही विविधता है। सांस्कृतिक विविधता तो है लेकिन अंतिम रूप से वह किसी एक कल्चर के साथ में जुड़े हुए हैं, और वो कल्चर कौन सी है? वो कल्चर है लिबरल कल्चर। तो इस तरह का थिन मल्टीकल्चरलिज्म का अगर कोई सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो यल तामीर यह कहता है कि कनाडा के अंतर्गत अंग्रेजी भाषी और फ्रेंच भाषी जो समूह रहते हैं क्यूबेक प्रांत के अंतर्गत विशेष रूप से, तो वहां पर यह थिन मल्टीकल्चरलिज्म का मॉडल है वो देखा जा सकता है। यानी थिन मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत सतही विविधता देखने को मिलती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा सांस्कृतिक संघर्ष है वो नहीं पाया जाता है, जैसे कि कनाडा के अंतर्गत देखा जा सकता है। अंग्रेजी और फ्रेंच भाषी समूहों के मध्य ये दोनों ही समूह अंतिम रूप से लिबरलिज्म या लिबरल डेमोक्रेसी के प्रति ही अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। हाँ, इनके आर्थिक और राजनीतिक जो हित है इनके मध्य टकराट है वो कनाडा के अंतर्गत भी देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा सांस्कृतिक संघर्ष है वो नहीं देखा जा सकता। तो थिन मल्टीकल्चरलिज्म है वो शैलो डाइवर्सिटी पर आधारित है, सतही विविधता के ऊपर आधारित है, और इस तरह की सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत विशिष्ट मूल्यों को दर्जा दिया जाता है। कुछ विशिष्ट मूल्यों को ही पूर्णता के रूप में मान लिया जाता है, जैसे कि लिबरल डेमोक्रेसी के मूल्य। थिक मल्टीकल्चरलिज्म यह उन देशों के अंतर्गत पाया जाता है जहां डीप डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी गहरी विविधता देखने को मिलती है। इस प्रकार के देशों के अंतर्गत थिक मल्टीकल्चरलिज्म को देख सकते हैं हम, जहां पर बहुत ज्यादा विविधता देखने को मिलती है। वहां पर लिबरल कल्चर के साथ साथ नॉन लिबरल कल्चर को भी देखा जा सकता है। तो थिक मल्टीकल्चरलिज्म जहां देखने को मिलता है वहां पर नैतिक सापेक्षवाद की अवधारणा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहां इस तरह का टकराव देखने को मिलता है कि किस संस्कृति के मूल्य है वो सर्वश्रेष्ठ मूल्य है। तो इस तरह का निर्धारण करना बहुत ज्यादा कठिन है,
और जहां थिक मल्टीकल्चरलिज्म पाया जाता है वहां थोड़ा कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट है वो थिन मल्टीकल्चरलिज्म की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। तो थिक मल्टीकल्चरलिज्म जहां पाया जाता है वहां पर सांस्कृतिक जो संघर्ष है, सांस्कृतिक विविधता है, वो कैसे एडजस्ट की जा सकती है। तो थिक मल्टीकल्चरलिज्म के विद्वानों का ये मानना है कि इस तरह के सांस्कृतिक संघर्ष को कम करने के लिए लिबरल और नॉन लिबरल जो वैल्यू है उसको एक साथ शांतिपूर्ण अगर से अस्तित्व में रखने के लिए प्रेगमेटिक कॉम्प्रोमाइज करना होगा, यानी व्यवहारिक रास्ते को अपनाना होगा ताकि बहुसंख्यकों की संस्कृति और अल्पसंख्यकों की संस्कृति, लिबरल कल्चर और नॉन लिबरल कल्चर के मध्य जो टकराट है उस टकराट को कम किया जा सकता है। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत हमने बहुसंस्कृतिवाद से जुड़े हुए विद्वानों और उनका जो योगदान है बहुसंस्कृतिवाद के अंतर्गत उसको समझने का प्रयास किया। अब मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर ये 4 व्याख्यान रिकॉर्ड किए। ये 4 व्याख्यान मैंने इसलिए विस्तृत रूप से रिकॉर्ड किए ताकि मल्टीकल्चरलिज्म से जुड़ी हुई सारी की सारी जो बातें, अवधारणाएं और एक जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है वो हमारे दिमाग के अंतर्गत विकसित हो सके। उम्मीद करता हूं कि बहुसंस्कृतिवाद की अवधारणा है वो आपको विस्तृत रूप में समझ में आई होगी। धन्यवाद।